Hello everyone, welcome to my channel. As you know, we have started chapter 1 from History of Class 10th, and the name of this chapter is The Rise of Nationalism in Europe. In this chapter, we have already read about French Revolution, Napoleon, liberal nationalism, conservatism and romanticism. And now, in this video, we will study about hunger, hardship and popular revolt. अब ये होता क्या है कि आपको पता है ना कि हो क्या रहा है, पूरे जो भी यूरोपियन रीजन है ना, वहाँ पे नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही है। लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, लगातार रिवॉल्ट्स हो रहे हैं, लगातार संघर्ष हो रहे हैं। और उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा कौन ले रहा है, पीजेंट्री और फिर मिडिल क्लास, या जिसको आप लिबरल मिडिल क्लास भी बोल सकते हो। ये लोग क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के खिलाफ। क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, कौन लोग, पीजेंट्रीज और हमारे लिबरल मिडिल क्लास, ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाहते हैं कि मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ख़त्म हो जाए और पूरे यूरोप में डेमोक्रेसी आ जाए। और देखो, अब ये तो एकदम से पॉसिबल था नहीं ना कि एकदम से आप पूरी जगह से मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हटा दो और डेमोक्रेसी ला दो। तो हमारे जो पीजेंट्री थे और जो हमारे मिडिल क्लास थे, वो इस बात के लिए भी तैयार हो जाते हैं कि चलो ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही रहे, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो जाए। मतलब कि राजा शासन करे, लेकिन वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में शासन करे। मतलब जब भी वो रूल्स बनाए ना, तो वो अपनी प्रजा के बेनिफिट्स को ध्यान में रख के रूल्स बनाए। ये नहीं कि अपने बेनिफिट के लिए, अपने मतलब के लिए जो भी रूल्स बनाए, वो रूल्स बनाए तो सिर्फ प्रजा को ध्यान में रख के बनाए, उनके बेनिफिट्स के लिए बनाए। ठीक है, ये सारी चीज़ें लोग चाहते थे, लेकिन ऐसा मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो चाहती नहीं थी ना। तो लगातार क्या हो रहे थे, रिवॉल्ट्स हो रहे थे। अब इसकी वजह से आप खुद सोचो कि कोई भी कंट्री है जो लगातार लड़ाइयों से लड़ाइयाँ लड़ रही है, तो उसका इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा हो जाएगा, पैसों की कमी हो जाएगी ना। तो वही चीज़ यूरोप में भी हुई थी कि 1830s का जो समय था ना, वो कैसा समय था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल हार्डशिप झेलनी पड़ रही थी यूरोप को। रीज़न क्या था, रीज़न ये था कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो जॉब सीकर्स की संख्या भी बढ़ेगी ना, मतलब उन लोगों की संख्या बढ़ेगी जिनको जॉब चाहिए। अब जॉब तो चाहिए लोगों को, लेकिन एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, जॉब है ही नहीं, तो जॉब दोगे कहाँ से। तो ये सारी चीज़ें थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि जो रूरल एरिया में जॉब्स की कमी थी, इसीलिए लोग कहाँ माइग्रेट कर रहे थे, लोग सिटीज़ की तरफ जा रहे थे। और सिटीज़ में लोग रह कहाँ रहे थे, स्लम्स एरिया में। क्योंकि अब जो लोग माइग्रेट होके गांव से शहर में आ रहे हैं, वो तो अच्छी जगहों पे तो रह नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। तो वो रहेंगे कहाँ, स्लम में। मतलब छोटे छोटे जो गली होते हैं, मोहल्ले होते हैं, वहाँ रहेंगे और वहाँ को ओवर क्राउड करेंगे, मतलब वहाँ पे भीड़ इकट्ठा करेंगे। तो ये चीज़ हो रही थी। और नेक्स्ट चीज़ क्या हो रही थी हमारे यहाँ, मतलब वहाँ पे यूरोप में, कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे ना, मतलब छोटे प्रोड्यूसर्स, जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो मशीन खरीद सके, मशीन मेड गुड्स को प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, उनको बड़ी दिक्कत हो रही थी। क्योंकि उनको लगातार कंपटीशन दे रहे थे वो लोग जो कि मशीन मेड गुड्स बना रहे थे। मतलब एक बंदा ऐसा जिसके पास मशीन ही नहीं, जो हाथ से काम करके सामान बनाता है, प्रोडक्ट तैयार करता है। दूसरा बंदा ऐसा कि जिसके पास मशीन है और वो मशीन से प्रोडक्ट तैयार करता है और उसको सस्ते दाम पे बेचता है। तो आप कौन सा खरीदोगे, वो वाला ना जिसको मशीन से तैयार किया जा रहा है और सस्ते दाम पे बेचा जा रहा है, कि वो वाला खरीदोगे कि जिसको हाथ से बनाया जा रहा है, ऊपर से उसकी कीमत भी थोड़ी ज़्यादा है। कौन सा खरीदोगे, मशीन मेड। तो जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स आने लगे ना, तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को बड़ी दिक्कत होने लगी, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स के पास इतना पैसा ही नहीं था कि वो मशीन खरीद सके, ठीक है। और वो इतने एजुकेटेड भी नहीं थे कि वो मशीन को कैसे यूज़ करना है, कैसे मशीन चलानी है, उनको आए। तो ये सारी चीज़ों की वजह से भी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और इन सब के बीच में पिस कौन रहा था, पिस रहे थे हमारे पीजेंट्स, मतलब हमारे जो भी लोअर क्लास के लोग थे, वो लोग पिस रहे थे। क्योंकि एक तो उनके ऊपर, उनको इतना एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मिल रहा था, जॉब भी नहीं मिल रही थी, ऊपर से उनके ऊपर डिफरेंट टाइप के टैक्सेस थे, डिफरेंट टाइप के ऑब्लिगेशंस लगे हुए थे कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। और इसमें मज़ा किसका था, अरिस्टोक्रेसी का।
राजा लोगों का, क्लर्की लोगों का, उन लोगों की तो एंजॉयमेंट थी, वो अपना आराम से पावर में थे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था कि खाना नहीं है, नौकरी नहीं है, इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। और इसी समय जब कभी भी बैड हार्वेस्ट होती थी, मतलब फसल अच्छी नहीं हुई, तो फूड का प्राइस भी क्या हो जाता था, बढ़ जाता था। तो इस तरह से पूरा जो उस टाइम जो टाउन्स थे या जो कंट्रीज थी, उसमें क्या हो रहा था कि एक बेरोजगारी फैल गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट फैल गई थी और गरीबी आ गई थी। ठीक है, पावर्टी, पॉपुलिज्म का मतलब होता है पावर्टी, गरीबी। ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी उस समय फैल रही थी। और ऐसा ही एक और साल जो था वो था 1848। इस समय क्या था, फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड। अब 1848 आते आते ना लोग इतने परेशान हो गए थे फ्रांस के कि वो फूड शॉर्टेज की वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से रोड पे आ गए। मतलब रोड पे आ गए मतलब धरना देने लगे, चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगे, ऐसा सब सिस्टम होने लगा था। अब लुइस फिलिप, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तहत जिनको राजा बनाया गया था, जिनको हेड बनाया गया था, वो क्या करते हैं, पेरिस छोड़ के भाग जाते हैं, फ्रांस छोड़ के भाग जाते हैं कि भाई लोग तो दंगा करने में उतर आए हैं, मैं अब यहाँ इन लोगों को संभाल नहीं पाऊंगा। तो वो क्या करते हैं, वहाँ से भाग जाते हैं। और उनके भागने के बाद होता क्या है कि नेशनल असेंबली जो है वो फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर देती है। और सफ्रेज मिल जाता है एडल्ट मेल्स को, याद रखना सिर्फ मेल्स को मिला था, फीमेल्स को नहीं मिला था। जो आदमी, जो मेल्स 21 ईयर्स से ज़्यादा के थे उनको सफ्रेज मिला। सफ्रेज पता है आपको, राइट टू वोट, मतलब अब वो वोट कर सकते थे। ठीक है, एंड गारंटेड द राइट टू वर्क, उनको राइट टू वर्क भी मिला, मतलब कि आराम से जैसा चाहो वैसा काम भी आप कर सकते हो। नेशनल वर्कशॉप्स टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, मतलब नेशनल वर्कशॉप्स बनाई गई जिससे कि लोगों को जो कि बेरोज़गार हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो ये सारी चीज़ थोड़ी ठीक हुई, किसके तहत, नेशनल असेंबली के तहत। ठीक है, अब अर्लियर, अब देखो ये तो 1848 में हुआ, लेकिन 1845 में देखो क्या हुआ था कि एक कहानी है कहाँ की, सिलेसिया की। सिलेसिया की कहानी क्या है कि वहाँ पे जो वीवर्स थे, जो बुनकर थे, उन्होंने रिवोल्ट किया था किसके खिलाफ, मर्चेंट या कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, इन इन वीवर्स को रॉ मटेरियल देते थे। ठीक है, एंड गैव देम ऑर्डर फॉर फिनिश टेक्सटाइल बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट, कि इनको रॉ मटेरियल देते थे और उनसे कहते थे कि भैया तुम सामान बनाओ, तुम टेक्सटाइल बनाओ। ठीक है, लेकिन इनको पेमेंट नहीं देते थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर्स, देखो समझो, कॉन्ट्रैक्टर्स क्या करते थे, वीवर्स को, बुनकरों को रॉ मटेरियल दे देते थे और उनको क्या देते थे कि तुम टेक्सटाइल बनाओ, कपड़ा बनाओ। लेकिन जब ये सब हो जाता था तो पेमेंट वो लोग इनको देते नहीं थे। इस वजह से क्या हुआ, जो व्यूअर्स थे उनमें थोड़ा सा एंगर आ गया, वो थोड़े गुस्सा हो गए। और ये कहानी देखो सिलेसिया की है तो इसको भी ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछ सकता है। ऑन 4 जून at 2 p.m. a large crowd of weavers emerged from their home and marched in pair। अब क्या हुआ, 4 जून को 2 बजे दोपहर को कि एक जो वीवर्स का क्राउड हुआ वो इकट्ठा होके कहाँ पहुँच गया, कॉन्ट्रैक्टर्स के घर के पास। और वहाँ पे मांग करने लगा कि नहीं, हमें जो है हमारी वेज आप क्या करिए, बढ़ाइए, हमें बहुत आप कम वेज देते हैं, उसको बढ़ाइए। और उनकी मांगों को कॉन्ट्रैक्टर्स इनकार कर रहे थे। वो कहते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा, हम आपको जितना पैसा दे रहे हैं आपको उतने में ही काम करना पड़ेगा। तो व्यूअर्स को आ गया गुस्सा, वो इन लोग के घर में घुस गए और पूरा फर्नीचर्स, विंडोज़ जो भी हैं सब कुछ तोड़ने फोड़ने लगे। और इसका रिज़ल्ट क्या हुआ, रिज़ल्ट ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्टर्स को भागना पड़ा वहाँ से। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स भाग के नेबरिंग विलेज में चले गए, वहाँ पे जाके अपने लोगों से शेल्टर मांगा। कुछ ने तो आर्मी से हेल्प मांगी कि भाई आप लोग चलो और ये जो व्यूअर्स हमारे यहाँ तोड़ फोड़ कर रहे हैं इनको हटाओ। सो ये सारी चीज़ें हुई थी और इसमें ही लगभग 11 व्यूअर्स को गोली लग गई थी, उनको मार दिया गया था। ठीक है,
तो ये सिलेसिया की कहानी भी आप ध्यान में रखिएगा, हो सकता है इससे भी क्वेश्चंस बन जाए। अब क्या था, अब 1840, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है 1848, द रिवॉल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब तो हमने ये जो हंगर और ये पॉपुलर रिवॉल्ट में हमने किसके बारे में पढ़ा था कि पीजन्स और वीवर्स ने क्या रिवॉल्ट किया था, अब ये लिबरल्स ने क्या रिवॉल्ट किया था हम वो पढ़ेंगे। तो 1848 में जो है क्या हुआ था कि लिबरल्स एजुकेटेड, जो लिबरल्स थे, जो एजुकेटेड मिडिल क्लास थी, उन्होंने भी रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया। Event of February 1848 in France had brought about the abdication of monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। कि वहाँ पे क्या हुआ कि राजा, ये बात होने लगी कि राजा को हटा दिया गया कहाँ पे, फ्रांस में 1848 में। आपने देखा ना कि लुइस फिलिप क्या होते हैं, भाग जाते हैं और वहाँ पे क्या आ जाता है, नेशनल असेंबली क्या घोषित कर देती है, रिपब्लिक घोषित कर देती है, और जितने भी मेल्स थे उनको क्या मिल जाता है, यूनिवर्सल सफरेज, मतलब राइट टू वोट मिल जाता है। ये हमने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा ना। तो उस समय क्या था कि मैन एंड वुमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लास combined their demand for constitutionalism with national unification. They took advantage of growing popular unrest to push their demand for the creation of a nation state on parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association। देखो अब क्या था, अब लिबरल जो थे, मतलब जो मिडिल क्लास थे, उनको पता था कि दूसरी जो जगहों पे क्या हो रहे हैं, पीजेंट्स दंगे कर रहे हैं, पीजेंट्स रिवॉल्ट कर रहे हैं, तो इसका फ़ायदा क्यों ना हम लोग भी उठाया जाए। तो उन्होंने क्या की, एक मांग कर दी किसकी, कॉन्स्टिट्यूशन की, कि आप क्या करो, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, ठीक है। और उन्होंने नेशनल यूनिफिकेशन की भी मांग की। अब नेशनल यूनिफिकेशन क्या है कि पूरे नेशन को एक की तरह रखा जाए, यूनिफाइड कर दिया जाए, ठीक है। और उन्होंने सबसे पहले क्या मांग की कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने, ठीक है ये। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जो कि यूरोप में हो ही नहीं रही थी, वो था फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है ना। आपको पता है ना, सेंसरशिप, लोग जो आ रहे थे सब सेंसरशिप लगा के जा रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग अपनी फीलिंग्स को जाहिर करें। और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब कि लोगों को इकट्ठा होने का, गुट बनाने का, एसोसिएट होने का फ्रीडम मिले, कि वो जब चाहें जहाँ चाहें अपना इकट्ठा हो सके और मीटिंग्स कर सके। ये सारी मांगें किसकी थी, ये सारी मांगें थी लिबरल्स की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In the German regions, a large number of political associations were whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German National Assembly। तो अब जर्मनी में क्या हुआ, बेसिकली उस समय जर्मनी नहीं थी, उस समय वो क्या था, प्रशिया था। तो जो प्रशिया था, वहाँ पे क्या हुआ कि सारे जो मिडिल क्लास थे ना, उसमें डॉक्टर, इंजीनियर, तुम्हारे के टीचर्स सब आते थे। उन लोगों ने क्या किया कि हम लोग इकट्ठा होंगे कहाँ पे, फ्रैंकफर्ट पे, और किसको वोट किया जाएगा, हम लोग जर्मन नेशनल असेंबली के लिए वोट किया जाएगा। ये डिसाइड किया किन्होंने, मिडिल क्लास ने। और 18 मई 1488 को उन्होंने 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मार्च, मतलब 18 मई 1848 में इन्होंने कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए, जो कितने थे, 831। और इनको ये लोग लेके कहाँ गए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, ठीक है। वहाँ पे पार्लियामेंट थी, वो कहाँ पे थी, फ्रैंकफर्ट में। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में ये लोग इकट्ठा हुए और इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ना, तो इसको किसके सामने पेश किया गया, राजा के सामने। जब राजा के सामने ये कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया गया, तो भाई क्या होगा बता, राजा को कभी पसंद आएगा क्या कि उनकी पावर को लिमिटेड किया जाए। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाने की बात हो रही थी ना, ठीक है, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हटाने की बात हो रही थी। तो राजा ऐसा चाहेगा क्या कि उसकी पावर को ख़त्म किया जाए। तो राजा, जो कि उस समय फ्रेडरिक विलियम IV थे, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं भैया,
कोई भी ये सब नहीं होगा, कोई भी मतलब ये जो आपने जो नया कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया है इसको हम नहीं मानेंगे। और उन्होंने इसको रिजेक्ट भी किया और इसके अपोजिशन में भी खड़े हो गए, मतलब इसको अपोज्ड भी किया। अब देखो, अब लिबरल मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स क्या हो गई थी, बढ़ गई थी, क्योंकि राजा ने भी सपोर्ट करने से मना कर दिया था और पिजेंट्रीज और जो आर्टिसियन थे वो भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। पिजेंट्री और आर्टिसियन इनका सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी कुछ मांगे थी जिनको मिडिल क्लास ने नहीं माना था, ठीक है, इसीलिए उनका सपोर्ट भी इन्होंने खो दिया। तो अब मिडिल क्लास को एकदम बड़ी ही आसानी के साथ राजाओं ने मिल के, कई सारे मोनार्क्स ने मिल के मिडिल क्लास की इस रिवॉल्यूशन को, इस रिवॉल्ट को एकदम दबा दिया, ठीक है। तो अब ये सारा मूवमेंट चल रहा था, उस समय वुमेन की कंडीशन कैसी थी। देखो, वुमेन हर चीज़ में हिस्सा ले रही थी, वो न्यूज़पेपर्स की छपाई हो गई या जो भी राइटिंग से संबंधित काम था, उन सब में वुमेन ने हिस्सा लिया था। वो लिबरल मिडिल क्लास को, पीजेंट्री को सपोर्ट करती थी, लेकिन फिर भी उनको कोई भी यूनिवर्सल सफ्रेज नहीं दिया जा रहा था, मतलब उनको राइट टू वोट अभी भी नहीं था, अभी भी वो वोट नहीं दे सकती थी। और जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बना था ना, उसमें भी ये सिर्फ एक विजिटर की तरह थी, मतलब एक ऑब्जर्वर की तरह कि आओ देखो लेकिन कुछ बोलो मत। मतलब ये अपने व्यूज़, अपने ओपिनियंस को वहाँ पे रख नहीं सकती थी, सिर्फ खड़े होकर देखती थी कि हाँ जी, हाँ हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ थोड़ी सी खराब थी। अब सारे मोनार्क्स ने मिलके लिबरल्स के मूवमेंट को दबा तो दिया था 1848 में, मगर फिर भी मोनार्क्स को ये पता था कि अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी लिबरल मिडिल क्लास जो है वो और भी रिवॉल्यूशन कर सकती है। सो इसीलिए इनके रिवॉल्यूशंस को अच्छे से ख़त्म करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ करना पड़ेगा ताकि ये रिवॉल्ट न करें। तो इसीलिए मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने क्या किया, सेफ्टम और बॉन्ड लेबर को हटा दिया। कहाँ से, रशिया से। मतलब कि दास प्रथा और जो बॉन्डेड लेबर्स थे ना, मतलब ऐसे लेबर्स जो कि बंधुआ मजदूर, उनको ख़त्म कर देगा। मतलब कि अब कोई भी अपने यहाँ बंधुआ मजदूर या दासों को नहीं रख सकता। तो ये चीज़ तो अच्छी की किसने, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ने। सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली, कि कैसे, अभी तक तो हमने पूरा यूरोप में पढ़ा कि यूरोप में चीज़ें कैसे चल रही थी, मगर अब हम क्या पढ़ेंगे कि कैसे जर्मनी बना, कैसे इटली बना, कैसे बाकी जो भी कंट्रीज़ थी वो धीरे धीरे एक नेशन स्टेट्स में बनना शुरू हुई, ठीक है। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।